29 ऑफ मार्च 1989 जापान की टोक्यो पुलिस किसी 19 ईयर ओल्ड लड़की की गैंग रेप एंड किडनैपिंग के सिलसिले में 4 लड़कों को इंट्रोगेट कर रही थी। वो चारों लड़कों ये तो कॉन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, लेकिन जो डिटेल्स वो बता रहे थे एंड जो इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास ऑलरेडी थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। तो पुलिस वाले उन चारों लड़कों को अलग अलग बिठा के पूछताछ करते हैं, लेकिन अलग अलग बिठा के पूछताछ करने के बावजूद उन चारों की स्टेटमेंट सिमिलर सा था। इसका मतलब वो लड़के सच तो कह रहे थे, लेकिन जिस केस के बारे में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसके बारे में नहीं, बल्कि किसी और ही केस के बारे में। तो पुलिस वाले उन लड़कों से जिस केस के बारे में वो ये बयान दे रहे थे उसी केस के बारे में और डिटेल्स पूछते हैं। तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उन लड़कों ने किसी लड़की को मार के 55 केजी गैलन ड्रम के अंदर डाल के उसके अंदर कंक्रीट जमा के वो कासू नाम की कंस्ट्रक्शन साइट पे उस ड्रम को डंप कर दिया है। तो पुलिस वाले उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं एंड वहाँ की तलाशी लेते हैं एंड वहाँ पर पुलिस वालों को एक ड्रम मिलता है जिसके अंदर एक लड़की की लाश जमी हुई मिलती है। ड्रम से लड़की की लाश को अलग करते हैं, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आता है तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उस लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उस लड़की को मारने से पहले काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये मेरी तीसरी वीडियो है यूट्यूब पे। तो अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है यूट्यूब से, मतलब कोई व्यू नहीं आ रहा है जो कुछ। तो चलो, उससे कोई बात नहीं, मेरा काम है वीडियो डालना, चलेगा ही एक दिन। तो तुम लोगों को कैसी वीडियो लगी उसको कमेंट बता देना, और कोई अगर तुम लोगों को कमी लगेगी वीडियो में तो उसको भी कमेंट बताना कि मैं उसको दूर करूं। और तो ठीक है, अभी अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं केस की तरफ। इस केस की शुरुआत जापान के मिनाटो नाम के शहर से होती है, जहां पर 17 ईयर ओल्ड जंकू फ्रूटा अपने पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर के साथ रहा करती थी। वो वहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई किया करती थी। उसके साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी ताकि वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा कलेक्ट कर सके। जंकू काफ़ी गुड लुकिंग थी, उसके साथ साथ वो एकेडमिकल में भी काफ़ी अच्छी थी। इस वजह से जंकू ना चाहते हुए भी अपने स्कूल के लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। जंकू अपने स्कूल के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर लिया था, लेकिन वो अक्सर स्कूल आया करते थे ताकि वो दूसरे स्टूडेंट को बुली कर सके। एंड उन लड़कों का लिंक वहाँ के लोकल गैंगस्टर के साथ था। इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट एंड आसपास के लोग उनसे डरा करते थे। उस ग्रुप में 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो एंड 17 ईयर ओल्ड जो अगोरा एंड 16 ईयर ओल्ड शिंज मिनाटो एंड 17 ईयर ओल्ड यासुशी वाता नाम के लड़के थे। इनमें से हिरोशी मियानो को जंगू के ऊपर क्रश होता है एंड वो एक दिन जंगू को प्रपोज कर देता है, लेकिन जंगू उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। एंड हिरोशी मियानो को ये रिजेक्शन सहन नहीं हुआ एंड इस बात का गुस्सा उसके मन में था। 25 ऑफ नवंबर 1988 जंकू अपने पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके साइकिल से अपने घर जा रही थी। उसी रास्ते पे हिरोशी मियानो एंड शिंज मिनाटी घूम रहे थे एंड उन्होंने जंकू को अकेले जाते हुए स्पॉट कर लिया। एंड बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो शिंज मिनाटो से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की की साइकिल को गिरा दो, मैं हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। एज पर ऑर्डर शिंजी जाके साइकिल को लात मार देता है एंड जंकू वहीं पे गिर जाती है। उसी टाइम पर हिरोशी मियानो जाके उसको हेल्प ऑफर करता है। हिरोशी मियानो उसी स्कूल में पढ़ा करता था एंड जंकू उसे पहचानती थी। इस वजह से जंकू उससे हेल्प ले लेती है। वो जंकू को घर छोड़ने के बहाने आदाज के एक होटल में ले जाता है। वहाँ पे जाकर वो जंकू को धमकी देता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी
या फिर किसी को बुलाने की कोशिश करेगी या फिर उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी तो वो अपने गैंग मेंबर्स से कहकर उसके मॉम डैड को मरवा देगा। इस बात से जंकू डर जाती है और चुप हो जाती है। हिरोशी मियानो उस रात जंकू के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत काम करता है। गलत काम से आप लोग समझ रहे हैं मैं आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हिरोशी का मन भर जाता है तो वो अपने दोस्त शिंजी मियाटो एंड बाकी के 2 और दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वो जंकू के साथ गलत काम कर सकें। इसके बाद वो जंकू को ऐसे ही छोड़ने वाले थे, लेकिन सडनली उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो जंकू को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जाके पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी। इसलिए उसे शिंजी मियाटी के घर ले जाते हैं एंड शिंजी के पेरेंट के घर जाके वो शिंजी के पेरेंट्स से ये कहते हैं कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड है एंड अब से वो उन्हीं के साथ रहेगी। शिंजी के पेरेंट को ये पता था कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप थे क्योंकि वो खुद शिंजी के जो गैंगस्टर लिंक था उनसे डरे हुए थे। इसलिए शिंजी जो भी करता वो उसे चुपचाप देखते रहते, उसे कुछ भी नहीं बोलते, बस वो सहते जाते थे। 25 नवंबर 1988 से लेके 4 जनवरी 1989 टोटल 44 डेज तक उन्होंने जंकू को टॉर्चर किया था। स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में वो जंकू को अपने फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया करते थे। जब उनका मन भर जाता है तो वो अपने दोस्तों को, अपने दूर के दोस्तों तक को अपने घर बुलाते थे ताकि वो जंकू के साथ ज़बरदस्ती कर सकें। 100 से भी ज़्यादा अलग अलग लड़कों ने जंकू का रेप किया था। जंकू के मिसिंग होने के 3 दिन बाद जंकू के डैड ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। न जाने कैसे उन लड़कों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया था। तो वो ज़बरदस्ती जंकू को अपने पेरेंट को कॉल लगवाते हैं एंड उसे ये बोलने को फोर्स करते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग कर आई है एंड वो उस लड़के के साथ खुश है एंड उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इस वजह से जंकू के पेरेंट्स ने जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसे विथड्रॉ कर लिया था। पुलिस वाले भी इस केस में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो हर रोज जंकू को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके ढूंढा करते थे एंड उस पर ट्राई भी किया करते थे, जैसे कि उसको हमेशा नेकेड रखना, उसे उनके सामने मास्टरबेट करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनाइटल के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, जैसे कि हॉट बल्ब, आयरन रॉड, बॉल्स, बॉटल्स, मेनी थिंग्स एंड कभी कभी तो कुछ चीज़ें उसके जेनाइटल के अंदर अटक भी जाती थी एंड यह उसे रिमूव भी नहीं करते थे, वो अंदर ही फंसे रहते थे। जब जंकू की बॉडी पुलिस वालों को मिली थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता चला था कि जंकू के बॉडी के अंदर प्लास्टिक के बॉटल फंसे हुए मिले थे। यहीं पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लड़के उसे कितना टॉर्चर कर रहे थे। दिसंबर के महीने में जंकू वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़कों जंकू को पकड़ लेते हैं। भागने की कोशिश करने पर वो उसे पनिश करते हैं। पनिशमेंट की तौर पे वो डंबल्स को ला के ऊपर से उसके नीच के ऊपर छोड़ देते थे। आप लोग इमेजिन करो, एक हैवी डंबल किसी की नीच पर गिर जाए तो उसका पैर टूट जाता है एंड ऐसा ही जंकू के साथ भी हुआ था। उसका पैर टूट गया था, वो अब चल नहीं पा रही थी। जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता तो वो रेंगते हुए जाती थी एंड रेंगते हुए वहाँ से बाहर आती थी। जंकू थक चुकी थी, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि वो हर रोज़ उनसे भीख मांगती थी कि मुझे मार दो। बस इतना ही नहीं, वह उसके बॉडी पर गर्मा गर्म वैक्स को गिराया करते थे एंड लाइटर फ्यूल यूज करके उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को वो जलाया करते थे। वो उसे ढंग से खाना तक नहीं देते थे, वो उसे उसके ही यूरिन पीने के लिए फोर्स किया करते थे। अगर वो मना करती तो उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे। उसे प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था। उसके घाव अब भर नहीं रहे थे, वो घाव ऐसे ही थे, उसके अंदर से फ्लूइड गिर रहा था। अब उन लड़कों को जंकू को देखकर घिन आने लगी थी, क्योंकि जंकू का जो कंडीशन था वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब काफ़ी बुरी दिख रही थी, बुरी इन द सेंस उसके बॉडी से ब्लड गिर रहा था एंड उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज था। देखकर ही डर लगता है, लेकिन वो उसे फिर भी टॉर्चर करते थे। वो उसे अब भी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने जंकू के लेफ्ट साइड का निप्पल्स को फोर्सफुली प्लायर से ऐसे रिमूव कर दिया था
डिटैच कर दिया था। जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज। लाइक हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, वो किसी के साथ रियल लाइफ में हो रहा था। इसे इमेजिन करके ही ना लाइक एकदम से डर लगने लगता है कि इंसान इतना बुरा क्यों है। ऑन द डेथ ऑफ 4 जनवरी 1989, उस दिन हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है एंड इस चीज का गुस्सा वो जंकू के ऊपर उतारता है until she died। 5th of January 1989 सुबह के 10 बजे जंकू अपनी आखिरी सांस लेती है। होप ही उसकी चैन की सांस हो। क्राइम पकड़ा ना जाए इस वजह से उन्होंने जंकू को एक 55 गैलन ड्रम के अंदर डाला एंड उसे कंक्रीट से फिल कर दिया एंड उसे अगले ही दिन 5th of January 1989 की रात को 8 बजे उन्होंने उस ड्रम को वकासु के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया। हिरोशी मियानो को 20 साल की, जो अबूरा को 10 साल की, शिंज मिनाटो को 9 साल की सज़ा मिलती है एंड यासुशी नावे को 7 साल की सज़ा मिलती है। उसके साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट को संजू के पेरेंट को $800,000 पे करने पड़ते हैं एंड इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल केस क्लोज होता है। अब शायद यहाँ पे तुम लोगों को, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि मतलब इस तरीके से किसी का रेप करना और टॉर्चर करने के, मतलब समझ लो एक किसी को मारना है और इस पे इतना कम इन लोगों के साथ सज़ा मतलब इन लोगों को मिला था। इस पे थोड़ा सा मैं भी आश्चर्य हुआ था इसके बारे में, शायद कुछ और इसके बारे में वहाँ का क्या रूल है ये वहाँ का, मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ था इसको लेके। तो गाइज यार यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं हम लोग। ख़त्म हो चुकी है वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम लोग बताओ कि क्या कमी थी। चलो बाय बाय।